प्रिय मित्रों, आपने जो सब्सक्राइब किया है इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। और आपने जो कमेंट्स भेजा था, जो आपने क्वेश्चन किया था मेरे से, उस क्वेश्चन का मैं जवाब अपलोड कर रहा हूँ। यदि ये तरीका आप लोगों को पसंद आए तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में इसे भेजने की कोशिश करेंगे। आप मैक्सिमम जितना लिंक भेजेंगे आपके दोस्तों को, आपको उतनी खुशी होगी, उतना फायदा होगा और मुझे भी खुशी होगी। तो यहाँ पर जो आपने क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन ये था कि व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग दिस एंड दिस। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ पर बताना चाहूंगा। यह स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं, येलो के अंदर रेड कलर में ये वीक फील्ड लिगेंड्स हैं, और ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं। और ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जिसे कि CFSE कहा जाता है, इसी के बेस पर लिगेंड्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। हालांकि आपके बुक में इस तरीके का कोई पार्टीशन नहीं दिया हुआ है कि कहां से लेकर के कहां तक के लिगेंड्स को हम वीक लिगेंड माने और कहां से कहां तक को हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड माने। तो इस कंफ्यूजन को मैं दूर करते हुए यहाँ पर पार्टीशन मैंने दे दिया कि ये वीक लिगेंड्स हैं और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। अब ये जो CFSE फाइंड आउट करना होता है, इसके लिए जो फॉर्मूला है -0.4x प्लस 0.6y डेल्टा O, ये ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल के लिए है, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए है। यहां पर x का मतलब ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G, और y का मतलब यहां पर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG। इस आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वह स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, और जिसके CFSE का वैल्यू कम होगा वह वीक फील्ड लिगेंड माना जाता है। जब आपको ये दोनों चीज समझ में आ गया, ये पता लग गया कि इसमें से कौन सा वीक फील्ड लिगेंड्स हैं और कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपने यहां पर मेरे से पूछा है कि व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग दिस। यहां पर आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि यहां पर जो निकेल हैं, जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 कंपाउंड्स दिए गए हैं, इन 3 कंपाउंड्स के अंदर कॉमन आयंस हैं, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है एज मेटल आयन इज फिक्स्ड, क्योंकि यहां पर मेटल आयंस फिक्स्ड है। अब यहां पर हमें ये देखना है कि इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड्स, यहां पर ये लिगेंड्स अलग अलग है। यहां पर NO2 है, यहां पर NH3 है और यहां पर H2O है। तो ये डिफरेंट लिगेंड्स हैं। तो वही चीज यहां पर लिखा गया कि द इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड्स फॉर्म द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आर इन द ऑर्डर, यानी कि आप यहां पर एक बार जरा ऊपर की ओर देखें, यहां पर H2O, ये H2O यहां पर है, यह NH3, ये NH3 यहां पर है,
यानी कि अमोनिया इज मोर स्ट्रोंगर देन वाटर। इसे यहाँ पर वाटर को हम वाटर नहीं कहेंगे, इसे यहाँ पर वाटर को एक्वा कहा जाता है और NH3 को एमाइन कहा जाता है एज ए लिगेंड, और यहाँ पर NO2 है। तो ये हमारा ऑर्डर बनता है एनर्जी के हिसाब से, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के हिसाब से। अब यहाँ पर जो वीक लिगेंड होता है वह कम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है सनलाइट से, यानी कि विजिबल रीजन से, और जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में, यानी कि T2G से EG में जंप कर सके। तो उस हिसाब से जो यहाँ पर ऑर्डर बनता है सॉल्ट का, ये बनता है जो येलो पट्टी के बीच में आपको दिखाई पड़ रहा है। और आपको मैं यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि एनर्जी आपने पढ़ा होगा E इज इक्वल टू H नो। तो ये जो नो है ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यदि यहाँ पर एनर्जी के हिसाब से इस ऑर्डर में दिया गया है तो वेवलेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है एज द वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड विल बी इन द अपोजिट ऑर्डर। अब शायद आपके समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक बार फिर से देख लीजिए। मोटे तौर पर आप ये याद रखें, जिसका CFSE, जिस लिगेंड का CFSE कम होगा वह कम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जिस लिगेंड का CFSE ज्यादा होगा वह ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब करने का ऑर्डर हमारा ये बनता है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो वाटर है इसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, NH3 का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, यानी कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी को यह एब्जॉर्ब करता है। तो जिसका फ्रीक्वेंसी कम होता है उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ बोथ आर इनवर्सली टू ईच अदर। तो उस हिसाब से यहाँ पर ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट मैं एक फॉर्मूला आपको अपने तरफ से बता रहा हूं। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है √n ब्रैकेट के अंदर n+2 बोहर मैग्नेटॉन। यहाँ पर जो स्मॉल लेटर में आप n देख रहे हैं ये है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो n का वैल्यू माना जाता है। और पेपरों में कभी कभी मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए पूछा जाता है। तो जब भी आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए कहा जाए तो आप वहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आप ये देखेंगे कि जो सेंट्रल मेटल एटॉम है ये सेंट्रल मेटल आयन है, इसके d ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वही आपका n होगा। इसके अंदर आप n की वैल्यू पुट करेंगे और आपको मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट एक और किसी दूसरे स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था। वो क्वेश्चन तो कुछ इस प्रकार है, ये देखिए, एमंग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स इज दिस एंड दिस। यानी कि ये जो हमें दो कंपाउंड्स दिए गए हैं इन दोनों में, एक्चुअली यहां पर 3 था, मैंने 2 ही लिखा है इसलिए यहां पर एमंग लिखा हुआ है। तो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि यहां पर हो सकता है कि 2 या 2 से ज्यादा हो जाए। तो आपको इसमें यह बताना है कि इसमें मोस्ट स्टेबल कौन है। तो मैंने सोचा कि आपको इसका आंसर लिखने से पहले मैं ये समझा दूं कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो स्टेबिलिटी होता है उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट एक ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स आयन, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन है उसके स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं।
ध्यान से सुनिए, आपको लर्न हो जाएंगे। द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। इसको मैं यहां पर अंडरलाइन कर देता हूं कि जो भी हमें कॉम्प्लेक्स आयन दिया गया है, इसकी स्टेबिलिटी इन कुछ एक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। नंबर 1 में आप यहां पर याद रखिए, चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन। जो सेंट्रल मेटल आयन होता है, इसके चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। यदि हाइयर चार्ज होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। और यदि यहां पर इसका चार्ज कम होगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। यहां पर मैंने लिख रखा है ग्रेटर द चार्ज, अभी आपके समझ में आ जाएगा। ग्रेटर द चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन, greater is the stability of the complex trivalent central metal ion is more stable than divalent central metal ion। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास कोई दो कंपाउंड है और उन दो कंपाउंड के सेंट्रल मेटल अलग अलग हैं और उसमें एक डाइवैलेंट है और एक ट्राइवैलेंट है, तो जो ट्राइवैलेंट होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा देन डाइवैलेंट के। लेकिन कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि दो एलिमेंट्स हो और दोनों की सेंट्रल एटॉम का चार्ज सेम हो। चार्ज सेम कहने का मतलब कि मान लीजिए कि आपके पास क्रोमियम, ये निकेल है या कोबाल्ट है, इस तरीके का आपको दे दिया गया। अब निकेल के ऊपर भी 2 पॉजिटिव चार्ज है, कोबाल्ट के ऊपर भी 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो उस केस में आप किस तरीके से डिस्टिंग्विश करेंगे, किस तरीके से फर्क पता करेंगे कि किसका कौन सा ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। हालांकि ये जो पॉइंट मैंने लिखा है, ये बुक में ऐसा कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन ये मैंने अपने तरफ से कर दिया है, इसलिए मैं इसका यहाँ पर कलर चेंज कर रहा हूं और इसे आप अलग से याद रखेंगे। कि जिस सेंट्रल एटॉम का एटॉमिक नंबर या जिस सेंट्रल मेटल आयन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, कंडीशन यही है कि सेम चार्ज होने चाहिए। लाइक दैट कि यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर ये Fe2 पॉजिटिव हो गया और यहां पर Ni2 पॉजिटिव हो गया। अब यहां पर दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है। अब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो आपको यहां पर ये देखना है कि इन दोनों में से एटॉमिक नंबर ज्यादा किसका है। तो यहां पर एटॉमिक नंबर ज्यादा निकेल का है, इसलिए यहां पर निकेल आयन मोर स्टेबल देन आयरन। नेक्स्ट, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। जिस सेंट्रल मेटल आयन के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे क्वेश्चन पेपर में, तो उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटॉम्स या सेंट्रल मेटल आयन्स होते हैं, इसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक ग्रुप रखा गया है, एक कैटेगरीज है पीरियडिक, आपके पीरियडिक टेबल में जो डी ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 6 तक है। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं और इसके अलावे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, यानी कि डी ब्लॉक में थर्ड ग्रुप से लेकर 6th ग्रुप तक, और इसके अलावे जितने भी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं,
ये सभी फर्स्ट कैटेगरीज के अंदर आ जाते हैं। इसके साथ यदि एज ए लिगेंड्स निकेल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन हो तो ये ज्यादा स्टेबल होंगे देन यदि कोई दूसरा लिगेंड है तो। लेकिन यदि सेंट्रल मेटल एटॉम के रूप में 6th ग्रुप से आगे का कोई एलिमेंट हो, 6th ग्रुप से आगे का कोई एलिमेंट हो, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर दे फॉर्म्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स when the ligands are heavier member of the nitrogen, oxygen and fluorine। कहने का मतलब यहां पर यह है कि कोई ऐसा सेंट्रल मेटल एटॉम जो कि 6 से आगे का एलिमेंट हो, यानी कि 7th ग्रुप, 8th ग्रुप, 9th ग्रुप, 10th ग्रुप एक्सेट्रा, ऐसे किसी ग्रुप का मेटल हो और उसके साथ नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली या फ्लोरीन फैमिली के अदर मेंबर्स हों, तो उसके साथ वो स्टेबल कंपाउंड बनाता है। 4th पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है, बेसिक नेचर ऑफ द लिगेंड्स। जो सेंट्रल मेटल एटॉम के साथ लिगेंड्स लगा हुआ है, मान लीजिए कि सेम सेंट्रल मेटल एटॉम है, दो या दो से ज्यादा एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है, दिया गया है आपको, और वहां पर सेंट्रल मेटल एटॉम्स सेम है, लेकिन वहां पर जो लिगेंड्स हैं वो डिफरेंट है। तो अब आपको वहां पर ये देखना है कि जितने भी वहां पर लिगेंड्स हैं उसमें किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, बेसिक नेचर का स्ट्रेंथ ज्यादा है। जिसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहां पर देखिए, ग्रेटर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वहां पर कीलेट रिंग बनाने वाला लिगेंड्स होता है। तो यहां पर मैंने लिखा है प्रेजेंस ऑफ कीलेट रिंग्स। बहुत लोग इसे चीलेट भी बोल देते हैं, लेकिन मैं कीलेट बोलता हूं। द फॉर्मेशन ऑफ कीलेट रिंग्स इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अब यही कंसेप्ट आपके इस क्वेश्चन के अंदर लग रहा है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर जो आपने मेरे से पूछा है। देखिए, यहां पर भी आयरन है और यहां भी आयरन है। दोनों का आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, आपको ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर 3 मिलेगा। तो यहां पर हम सेंट्रल मेटल एटॉम की तो बात छोड़ ही देंगे, क्योंकि दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, दोनों सेम एलिमेंट है। तो इसलिए स्टार्टिंग में जो मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स बताए थे, इस बेस पर आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का सेंट्रल एटॉम, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, दोनों सेम एलिमेंट होने के कारण एटॉमिक नंबर भी दोनों का सेम है। 3rd पॉइंट को भी हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों चूंकि सेम एलिमेंट है तो यहाँ पर सेम ग्रुप ही माने जाएंगे। तो हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि इसके लिगेंड में डिफरेंस क्या है। मान लीजिए कि यहाँ पर ये वाटर है और यहाँ पर ये क्या है, ये ऑक्सिलेट आयन है। तो ऑक्सिलेट आयन इज ए बाइडेंटेड लिगेंड, सो इट इज एबल टू फॉर्म कीलेट। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये जो ऑक्सिलेट आयन है यह बाइडेंटेड लिगेंड है, इसलिए यह कीलेटिंग लिगेंड भी कहलाएगा, यानी कि इसी क्या कहेंगे, डाइडेंटेड या बाइडेंटेड कीलेटिंग लिगेंड। तो इसलिए यह कीलेट बनाता है, यानी कि एक रिंग बनाता है, इसलिए जो रिंग बनाता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल होगा, जिसे मैं यहां पर अभी येलो कलर दूंगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरीके से आपके समझ में आ गया होगा।
तो यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप मुझे